पढ़ेंगे ए सेलुलर लाइफ। ये बड़ा अजीब सा जुमला है। ए जब अलग हो तो इसका माने है एक, लेकिन जब ये जुड़ा हुआ हो तो इसका मतलब है विदाउट। तो यहाँ लाइफ विदाउट सेल कहा गया, और ये टर्म शुरू में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए इस्तेमाल होती रही। अब उनको यूनिसेलुलर कहने के बाद वायरस के बारे में फैसला ही नहीं है कि ये लिविंग है या नहीं है, इसलिए अब इनको एसेलुलर लाइफ कहा गया। ये इनपरफेक्ट इसलिए भी आती है कि ये सेल से बने हुए नहीं हैं, और लाइफ है भी लाइफ नहीं भी, इसलिए ये लफ्ज़ इनको सौंप दिया गया कि ये एसेलुलर लाइफ से मुराद आज के बाद कौन से जानदार, वायरसेस, जो कि जानदार हैं या नहीं है ये भी कंफर्म नहीं है। बहरहाल इसको हम पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन भी होगी, इसकी डिटेल्स भी। सबसे पहले स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरस। दूसरी बात यह है कि जो कंप्लीट वायरस है उसको वायरियन भी कहा जाता है। अ वायरियन इज अ कंप्लीट वायरस, इन्फेक्शन के लिए रेडी। अब इस वायरस या वायरोन की डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन बताता हूं फिर हिस्ट्री पे आते हैं। द स्मॉलेस्ट infectious particles composed of proteins and nucleic acid। बहुत एहतियात से ये याद रखना है, बाद में फिर स्मॉलेस्ट का जिक्र आएगा तो वहां मुझसे शिकायत नहीं करना आप किस किस को स्मॉलेस्ट कहेंगे, क्योंकि द स्मॉलेस्ट का मतलब एक ही हो सकता है। ये वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं जो इन्फेक्शन फैलाते हैं, जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने हुए, दो चीज। किस किस से बने हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। वरना इसी जैसी एक और चीज भी है, वायराइट, वो भी स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल है, लेकिन वो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड के बने हुए। प्रोटीन से बने हुए प्रायोन्स को भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहते हैं, वो सिर्फ प्रोटीन के बने हैं। तो वायरस किस चीज से बने हुए हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। इन दो मटेरियल से बने हुए ये सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनसे छोटी कोई चीज नहीं है जो इन्फेक्शन फैलाए। इन्फेक्शन को भी हम बाद में डिटेल बताएंगे आपको। फिलहाल डेफिनेशन याद रखें, वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। याद रखेंगे ना? अच्छा, बहुत अरसे तक ये इंसान की नजरों से ओझल रहे और एक मुहिम्मा बने रहे, तो उस हिस्ट्री पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। इंसान इनसे मुतासिर तो हो रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था ये क्या है। कभी इनको कहा गया ये कोई हवा है, कभी कहा ये कोई बदबू है, कभी कहा गया कि ये रोशनी की कोई शक्ल है जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो मुख्तलिफ तरह से इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई। अब उसी की एक झलक है। एक साइंटिस्ट था चार्ल्स चैम्बरलेन, 1884 में है गालिबन। ये लुईस पास्चर का साथी है। अब लुईस पास्चर कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लुईस पास्चर वो आदमी है जिसने पहले दफा जरासीम पर एक्सपेरिमेंट्स भी किए, और उसने और रॉबर्ट कोच ने मिलकर जर्म थ्योरी पेश की। और जर्म थ्योरी में पहली दफा बताया गया कि हर बीमारी का सबब कोई ना कोई जरासीम होता है। इससे पहले बीमारियां क्यों होती लोगों को नहीं पता थी। तो ये चार्ल्स चैम्बरलेन भी उस लुईस पास्चर का एक साथी था और साइंटिस्ट था। इसने क्या किया, सबसे पहला जो काम किया है, रैबीज एक बीमारी है, पागल कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है उसको राबीज कहते हैं, और लुईस पास्चर ने इसके जरासीम को अलग किया था। इसके दौर तक राबीज का सबब बनने वाले पैरासाइट को बैक्टीरिया समझा जाता था, बैक्टीरिया। तो इसने क्या किया, एक राबीज के शिकार फर्द के लिक्विड को लेकर पोर्सलेन का एक फिल्टर बनाया था, या इसको आप कह सकते हैं मेश कह सकते हैं, या एक छन्नी को क्या कहेंगे,
स्टेनर, स्टेनर बनाया था इसने। हुआ क्या है, ये स्टेनर है, स्टेनर, और इसके सुराख बहुत छोटे हैं। कितने हैं? 100 to 1000 नैनोमीटर्स। अब आपको पता है ना, नैनोमीटर बहुत छोटा है। जी सर। इस छन्नी से, ये पोर्सलेन की बनी हुई थी। पोर्सलेन क्या चीज है? ये चाइना मिट्टी को पोर्सलेन कहते हैं। चाइना मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं ना, चाइना बर्तन, क्रॉकरी, वो वाइट सी मिट्टी है, वाइट क्ले भी कहते हैं उसको, चाइना क्ले भी कहते हैं, पोर्सलेन उसको कहते हैं। उसकी बनी हुई एक स्ट्रेनर थी। इसमें ये मटेरियल डाला गया, और ये स्ट्रेनर में इसलिए डाल रहा था कि अगर बैक्टीरिया है तो ऊपर रह जाएंगे, और इससे लिक्विड नीचे आया, लिक्विड नीचे आया, बैक्टीरिया ऊपर रह गए। तो चार्ल्स चैम्बरलेन ने कहा कि राबीज का सबब बनने वाली चीज उन सुराखों से भी क्रॉस हो जाती है जिससे बैक्टीरिया नहीं होती। इतनी छोटी है, अभी तक मालूमात नहीं है कि वो कैसी है। फिर एक और साइंटिस्ट का दौर आता है, वो है आइवानोव्स्की जी। 1892 इसने भी इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन इसने इस दफा एक प्लांट को चुना। ये प्लांट था टोबैको। तंबाकू के पत्ते पर एक बीमारी लगती है जिसको TMV कहते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं। आज तंबाकू के पत्ते पर धब्बे हो गए थे और ये सूख रहा था, तो इसके बारे में भी ये ख्याल था कि ये भी शायद बैक्टीरिया से है। तो इसने क्या किया, इस पत्ते को पीस कर इसका एक सोल्यूशन बनाया और वही स्ट्रेनर इस्तेमाल किया, जो या उसी जैसा स्ट्रेनर इस्तेमाल किया जो चैम्बरलेन ने इस्तेमाल किया था। इसको यहाँ से छाना गया, जो नीचे माल जमा हुआ या मटेरियल आ गया, इसको इन्होंने नाम दिया फिल्ट्रेट का। इस फिल्ट्रेट को जब एक फ्रेश तंबाकू के पत्ते पर डाला गया, तंबाकू का पौधा जो लिविंग पौधा था उसके पत्ते पर डाला गया, तो यहाँ भी वही बीमारी फिर अपीयर हुई। इसका मतलब इस छन्नी में से वो मटेरियल भी गुजर गया था जो टोबैको मोज़ेक का वायरस, टोबैको मोज़ेक का जिम्मेदार था, और ये भी बैक्टीरिया नहीं था। लेकिन अभी तक इसको देख नहीं पा रहे ये किस तरह का है। फिर 1900 में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, उन्हीं में से एक था 1935 में, गालिबन स्टैनले इनका नाम है। इसने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है। आइवानोव्स्की के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है। टोबैको का एक इन्फेक्टेड लीफ लिया गया है, उसको पीस कर इससे छाना गया है। छान के इस फिल्ट्रेट को इसने एक टेस्ट ट्यूब में रखा, टेस्ट ट्यूब में रखा तो इसके क्रिस्टल्स बन गए अंदर। तो इसका मतलब 1935 में पहली दफा वायरस को क्रिस्टल की शक्ल में देखा, और वायरस जब होस्ट के जिस्म से बाहर हो तो क्रिस्टल बना। फिर इन क्रिस्टल की स्टडी की तो पता चला ये न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन से बने हैं। यहाँ जाके अंदाजा हुआ कि वायरस किससे बने हुए हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बने हैं, और ये बैक्टीरिया से अलग कोई मखलूक है। इससे पहले तक इनके बारे में क्लियर नहीं था कि ये क्या है। फिर आज हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से वायरस से बहुत हद तक वाकिफ हो चुके हैं, और आज का इंसान फिर वायरस की वजह से एक उलझन में है। और वो उलझन ये है कि इनके बारे में अभी तक फैसला नहीं हो सक रहा है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि इनके पास दोनों की खूबियां हैं। पहले एक तरफ रखते हैं हम लिविंग कैरेक्टर्स, और दूसरी तरफ हम रखते हैं नॉन लिविंग कैरेक्टर। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि साइंसदान परेशान हैं, तो इसका मतलब ये कोई छोटा मसला नहीं है। साइंसदान हर चीज एहतियात से करते हैं, परफेक्शन जरूरी है। तो सबसे पहले लिविंग वाले कैरेक्टर्स क्या है, दीज आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बने हुए हैं। तो जो कर रहे हैं मेरी तरफ, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड नेचुरली सिर्फ लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं,
बाकी किसी बेजान जगह पर ये मॉलिक्यूल है ही। तो वायरस भी इसी से बने हैं, तो पहला ख्याल तो जाएगा ना उधर कि ये जानदार है। मसलन मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैंने कल एक दरख्त काटा था, उस दरख्त से खून भी निकल रहा था, गोश्त भी था, तो आप क्या कहेंगे? ये तो कोई जानवर काटा है, दरख्त तो नहीं होगा, यही कहेंगे ना। अब ये हम कह रहे हैं बेजान है इधर से, लेकिन ये बने हुए हैं गोश्त और न्यूक्लिक एसिड से, तो ये तो लिविंग वाले होंगे नेचर में। तो ये दोनों मॉलिक्यूल लिविंग के अलावा कहीं है ही नहीं। पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर, दे कैन रिप्रोड्यूस। वायरसेस अपनी कॉपी बना सकते हैं, और जिसको कॉपी बनाने को रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन जब हम लाइफ को डिफाइन करते हैं तो ये एक जरूरी शर्त करार देते हैं। लिविंग वो है जो रिप्रोडक्शन करे, और वायरस भी रिप्रोडक्शन करे, तो इसलिए ये भी लिविंग कैरेक्टर है। और हैव जेनेटिक प्रोग्राम, इनका अपना जेनेटिक प्रोग्राम है जो न्यूक्लिक एसिड्स की शक्ल में होता है, लेकिन एक शर्त है यहाँ, आइदर डीएनए और आरएनए। और ये जेनेटिक प्रोग्राम या डीएनए है या आरएनए, दोनों नहीं। अगर मगर बहुत ज्यादा है। जेनेटिक प्रोग्राम हर जानदार का लाजमी है, लेकिन वहां पर डीएनए भी है, आरएनए। वायरस के पास जेनेटिक प्रोग्राम तो है, लेकिन या डीएनए है या आरएनए, दोनों नहीं। एक साथ किसी भी वायरस में दोनों नहीं है, कुछ में डीएनए है, कुछ में आरएनए। तो ये भी थोड़ा सा मसला हो गया, लेकिन लिविंग कैरेक्टर तो है जेनेटिक प्रोग्राम। अंडरगो म्यूटेशंस, वायरसेस बाकी जानदारों की तरह इनके जेनेटिक प्रोग्राम में तब्दीलियां होती रहती हैं। उन तब्दीलियों को म्यूटेशंस कहते हैं। तो म्यूटेशंस भी हो रहे हैं, तो ये जेनेटिक मटेरियल तो ट्रू है ना। फिर इसके बाद दे कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। सारे जानदार अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से खराब हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, वायरसेस भी तबाह हो जाते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 कम बेश 5 खूबियां ऐसी जो जानदारों वाली। अब बेजान वाली खूबियां क्या है, जरा इधर आते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि वायरसेस आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल्स। वायरसेस सेल से बने हुए नहीं, जबकि सेल थ्योरी के आने के बाद ये तो लाजमी हो गया है कि हर जानदार सेल से बना हो। वायरस सेल से बना हुआ नहीं है, तो हम कैसे कहें ये जानदार? ये मसला है। फिर नो मेटाबॉलिज्म, सारे जानदार जिस लेवल के भी हों उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होती है, जिसको हम एक्टिविटी ऑफ लाइफ कहते हैं। वायरस में कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है, ना ये सांस लेते हैं, ना ये खुराक खाते हैं, ना एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, ना रिप्रोडक्शन तो है, ना एक्सक्रीशन, कुछ भी नहीं। तो ये कैसे जानदार है? ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं, ना जागते हैं। मसला हो गया ना, ये मेटाबॉलिज्म नहीं। इसके अलावा नेवर यूज एनर्जी, ये एनर्जी का इस्तेमाल भी नहीं करते, एनर्जी भी नहीं चाहिए उनको। खाते पीते कुछ नहीं है, तो एनर्जी कहाँ से? सर एक एटीपी रहती है ना सर जी। वायरस में, एक एटीपी होती है ना सर। एटीपी नहीं बेटा, वायरस में नहीं होती। आगे मैं बताऊंगा लाइफ साइकिल, तो आप खुद देखिए। फॉर्म क्रिस्टल्स, इससे भी बड़ी अजीब बात है। फॉर्म क्रिस्टल्स व्हेन आउटसाइड ऑफ होस्ट। जब आप इनको होस्ट के जिस्म से बाहर निकालो तो ये क्रिस्टल में तब्दील होता है। क्रिस्टल तो पता है ना, कलम बनता है। जैसे चीनी का कोई जर्रा हो सॉलिड की तरह, या टूटे हुए शीशे का कोई जर्रा हो, इस तरह हो जाता है। कोई जानदार क्रिस्टल नहीं बन सकता, ये बनता है। जहां तक रिप्रोडक्शन है, वो भी कैन रिप्रोड्यूस ओनली इन द सेल्स ऑफ होस्ट। ये रिप्रोडक्शन तो करते हैं, लेकिन वो भी शर्त है, अगर मगर है उधर। क्या है वो शर्त? ये सिर्फ होस्ट के सेल में जाकर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं।
अब ये कैरेक्टर हमें बताते हैं ये तो बेजान है, इन कैरेक्टर को देखो तो लगता है ये तो जानदार है, तो अभी तक इनका फैसला नहीं हो सका। इसीलिए मैं अक्सर इनको कहता हूँ जब हम क्लासिफाई करते हैं जानदारों को तो एक ग्रुप ऐसा बचता है जो गिलगित बल्तिस्तान की तरह होता है। पूरा पाकिस्तान 4 सूबों में तकसीम है ना, गिलगित बल्तिस्तान किसी सूबे में शामिल नहीं। कहा जाता है आईनी तौर पर ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, इंतजामी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा है, यानी हिस्सा है भी नहीं भी है। वायरस का भी यही हाल है, लिविंग है भी नहीं भी है, दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग वो है सबूत है। तो वायरस को अभी तक फैसला नहीं किया जा सकता, इसीलिए वायरस को किसी क्लासिफिकेशन में किसी किंगडम में शामिल नहीं करते, अलग थलग स्टडी करते हैं। अब अगला सवाल उठेगा, जब इनके बारे में फैसला ही नहीं हो सका है तो इनको स्टडी क्यों करते हैं, है ना सवाल। तो इसका जवाब ये है कि बायोलॉजी की डेफिनेशन पर जरा गौर करें। बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड नॉन लिविंग थिंग्स व्हिच इफेक्ट लाइफ। ये लाइफ को इफेक्ट करते हैं, इसलिए स्टडी करना जरूरी है। ठीक हो गया बेटा, ये लाइफ को मुतासिर करते हैं, जानदार है या बेजान है वो अपनी जगह, लेकिन लाइफ को ये मुतासिर करते हैं, इसलिए इनको पढ़ना पड़ता। हम बेजान मुकम्मल बेजान चीज़ों को भी पढ़ते हैं जो मुतासिर कर रहे हैं, जैसे पानी को हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में, लाइट को हम पढ़ते हैं, हवा को हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं। तो वायरस में कुछ खूबियाँ तो है ना इधर अपने अपने जैसे लगते हैं, इसलिए पढ़ना जरूरी है। सर फिर इसके जेनेटिक प्रोग्राम में कैसी तब्दीलियां आती हैं? म्यूटेशन कहते हैं बेटा इसको, मैं आगे आपको बताऊंगा। ये सडन एंड स्पॉन्टेनियस चेंजेस इन जेनेटिक प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। और ये म्यूटेशन अब जो माहौल बन गया है, इसमें कुछ केमिकल एजेंट की वजह से, कुछ फिजिकल एजेंट्स और कुछ बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से भी ये चेंज आता है। ठीक है, एक छोटी सी मिसाल बता दूं, आप समझ जाएंगे। कोविड आया था ना 2020 में, पाकिस्तान में जब कोविड दाखिल हुआ तो 1 साल के अंदर उसमें 9 म्यूटेशन हुई, और इतनी फास्ट म्यूटेशन रेट जो वायरस में है किसी और प्रोग्राम में